Good morning, 10th class. So class, we are on our chapter Nationalism in India, and we had a kind of introduction and first few important things regarding the chapter that basically tells us कि ऐसा क्या क्या चीजें हुई थी जिसके कारण सिचुएशन ऐसी हो गई कि इंडियंस जो है they were now wanting to have a kind of mass movement. And by now they were totally very frustrated and irritated by the kind of rule that the British were ruling over us, है ना, governing us. So they really wanted change और उनको भी चाहिए था कि we should have a kind of governance जिसमें हमारे पास भी कुछ liberty हो, freedom हो and all these things. So in our previous class we have already studied कि because of the First World War, Indians were facing lot of problems. Now, because they were facing lot of problems, we have studied about many of the problems कि कैसे forced recruitment हो रहा था, taxes बढ़ा रहे थे, hardships थी, food की कमी थी, and many other problems. So Indians were hoping कि हो सकता है First World War के बाद अपनी conditions improve हो, but ऐसा कुछ हुआ नहीं. And during this time only we see around this time coming of Mahatma Gandhi, entry of Mahatma Gandhi in India. तो 1915 में आए थे वो साउथ अफ्रीका से सत्याग्रह उन्होंने बहुत सक्सेसफुल किए थे वहां पे. So he knew that he can take those movements in India as well. अब क्या हुआ कि हम ये नोटिस करेंगे कि he now came up with a new ideology जिसको हम बोलते हैं सत्याग्रह. Basically struggle for the truth. एंड देन इस स्ट्रगल फॉर दी ट्रूथ में उन्होंने ये भी बोला कि हमें हमेशा नॉन वायलेंस यूज करना चाहिए. तभी क्या होगा, उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा. किस चीज का इम्पैक्ट ज्यादा होगा? बेसिकली इम्पैक्ट ऑफ ट्राइंग टू ब्रिंग चेंज, या जो भी हम मूवमेंट कर रहे हैं उससे रिलेटेड. ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंड वाज वी विल नोटिस कि अब कुछ ऐसे मूवमेंट हैं जो गांधी जी इंडिया में स्टार्ट करेंगे, सत्याग्रह मूवमेंट्स, एंड वो सक्सेसफुल होंगे. देन ओनली गांधी जी विल थिंक कि आगे और कुछ बड़ा हम मास मूवमेंट करते हैं. ओके, दैट इज व्हाट विल हैपन नाउ. सो नाउ लेट अस रीड अबाउट दिस. So after arriving in India, now Mahatma Gandhi thought of organizing few important movements. Actually जहाँ पे जरूरत थी तो उन्होंने कुछ सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किए इन certain areas. तो हम जब सबसे पहले की बात करते हैं दैट इज आवर चंपारण एपिसोड. ठीक है, यानी चंपारण सत्याग्रह बोल सकते हैं इसको. 1917 में ये हुआ था. बेसिकली जो बिहार के प्लांटेशन वर्कर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा ऑपरेसिव रूल्स एंड रेगुलेशंस थे. किसके? ब्रिटिश के. तो जो इंडिगो फार्मर्स थे, यू मे बी नोइंग कि इंडिगो जो है ब्रिटिश इंडियंस को बोलते थे कि यू हैव टू ग्रो इंडिगो. इंडिगो एक ऐसी चीज है जिसको जैसे हम नील बोलते हैं जनरली, फॉर ब्लू कलर यूज करते हैं. तो उस समय उसकी डिमांड थी बहुत, बट उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वंस यू स्टार्ट ग्रोइंग इंडिगो ऑन योर लैंड तो धीरे धीरे आपकी लैंड की फर्टिलिटी क्या हो जाती है? खत्म होने लग जाती है. तो और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे वो लोग इंडियन फार्मर्स को बोलते थे आपको ग्रो करना है इंडिगो. ठीक है, अब क्या हुआ कि जो इंडिया के ये प्लांटेशन वर्कर्स थे इनकी कंडीशंस बहुत ज्यादा ही खराब थी. ब्रिटिश इनके ऊपर बहुत ज्यादा क्लॉज एंड कंडीशंस लगाते थे, टर्म्स एंड कंडीशंस लगाते थे, ऐसे काम करना है, ये करना है, वो करना है. तो ये लोग चाहते थे कि कुछ हमारी कंडीशंस इंप्रूव हो. सो जब गांधी जी चंपारण में पहुंचे और इन्होंने अपनी बातें बताई सारी, तो गांधी जी सेड ओके लेट अस हैव अ सत्याग्रह. And then he had this satyagraha in this place called Champaran in Bihar. And basically we will see कि काफी तक हम बोलेंगे to a great limit all these movements were very successful. अब हम आ जाते हैं सेकंड मूवमेंट था अपना खेड़ा में. खेड़ा जो है इट इज बेसिकली इन गुजरात, और ये स्ट्रगल हुआ था क्योंकि जो पीजेंट्स थे ना खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में, उनकी कंडीशन भी खराब थी क्योंकि एक तो उनकी क्रॉप फेलियर हो गया था और उसी टाइम पे वहां पे प्लेग एपिडेमिक भी स्प्रेड हो गया था.
तो ये लोग चाहते थे कि इनका जो रेवेन्यू है या तो कम हो या फिर इनको रेवेन्यू देना ही ना पड़े, ठीक है। तो ये चाह रहे थे रेवेन्यू कलेक्शन थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाए, रिलैक्स मतलब थोड़े उसमें कंसेशन मिल जाए, थोड़ा सा आसान हो जाए, इनको कम देने पड़े टैक्सेस, या अगर हो सके तो टैक्सेस रेवेन्यू ना देने पड़े। क्यों? क्योंकि भाई क्रॉप भी फेल है और ऊपर से एपिडेमिक भी स्प्रेड था, दैट इज व्हाई, प्लेग एपिडेमिक। सो इन्होंने डिमांड की तो ब्रिटिश ने सुनी नहीं इनकी बात। सो देन अगेन गांधी जी की हेल्प से इन्होंने सत्याग्रह किया, जिसके कारण इनके काफी जो इनको टैक्सेस में काफी कंसेशन मिल गया। देन गांधी जी मूव्ड ऑन टू अहमदाबाद इन 1980, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रगल था वो था मिल वर्कर, कॉटन मिल वर्कर्स जो हैं उनकी भी जो कंडीशन थी in mills was not that good regarding their wages, their working condition and all such issues. So इसीलिए वहां पे भी ये लोग भी प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे एंड गांधी जी केम अप विद द आइडियोलॉजी ऑफ सत्याग्रह। तो यहाँ पे भी सत्याग्रह हुआ, कंपैरेटिवली सक्सेसफुल हुआ, इनको भी इनकी भी कंडीशंस में इंप्रूवमेंट आई। So now we know that these small movement in terms of एक छोटे एरिया में और एक पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड जो जो इन्होंने मूवमेंट किए थे वो सक्सेसफुल हो गए। सो नाउ गांधी जी अंडरस्टूड कि सत्याग्रह जो है इट कैन बी वेरी सक्सेसफुली प्लेस्ड इन इंडिया आल्सो एंड ही वांटेड कि कुछ बड़ा मास मूवमेंट हो, नेशन वाइड कोई क्या हो, स्ट्रगल हो against the British basically for our country and our independence. अब क्या हुआ कि when we see that these movements were very successful, so गांधी जी decided कि अब हम एक सत्याग्रह लॉन्च करेंगे against रॉलेट एक्ट। नाउ अब रॉलेट एक्ट क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। रॉलेट एक्ट जिसकी हम बात करते हैं, दिस वाज एन एक्ट जो ब्रिटिश ने बेसिकली इनैक्ट किया था एंड बहुत हरिडली किया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, नाउ वी विल बेसिकली अंडरस्टैंड अबाउट दिस एक्ट। हुआ क्या था इस एक्ट में कि आफ्टर बेसिकली वी नो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज टिल 1914 टू 1918 के अराउंड था, है ना। तो 1919 में ब्रिटिश ने एक एक्ट निकाला जिसमें इन्होंने बोला, और मतलब जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसने ये एक्ट पास किया था, जब वो इससे रिलेटेड बातें कर रहे थे तो जितने भी इंडियन मेंबर्स थे उस काउंसिल में उन्होंने सबने क्या किया था, उन्होंने सबने इस चीज का प्रोटेस्ट किया था कि इट शुड नॉट बी बेसिकली दिस शुड नॉट बी पास बिकॉज इट इज नॉट समवेयर, हम बोल सकते हैं इट इज नॉट अप्रोप्रिएट बिकॉज ऐसे आप कैसे ये ऐसा कोई एक्ट निकाल सकते हो। नाउ आई विल टेल यू व्हाट वाज एक्चुअली इन दिस एक्ट। अब हम देखते हैं इस एक्ट में क्या था। नाउ इस एक्ट में इन्होंने ये बोला था कि जो गवर्नमेंट है यानी कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उनके पास पावर्स है कि वो इंडियंस की पॉलिटिकल एक्टिविटीज को सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेस कर सकते हैं। कैसे? इन्होंने ये बोला कि जो पॉलिटिकल मतलब जो भी हमें लगेगा कि ब्रिटिश के अगेंस्ट हो रहे हैं या ऐसे जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको हम रख सकते हैं इन अंडर बिहाइंड द बार्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years. So basically it gave power to British government as it allowed the detention of political prisoners without trial. Trial क्या होता है? जैसे कोर्ट में जाते हैं, केस होता है ना, ये सब चीजें कुछ नहीं होंगी, डायरेक्टली वो उनको पकड़ के रख सकते हैं for 2 years. Obviously this is not good, this was not good. तो महात्मा गांधी wanted a non-violent civil disobedience movement against such kind of laws, ठीक है, जिसके लिए उन्होंने 6 अप्रैल को बोला कि हम एक हड़ताल स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अगेंस्ट ये जो रॉलेट एक्ट निकला है इसके अगेंस्ट। बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज नॉट जस्ट दैट यू कैन जस्ट catch hold of anyone and you can just put them behind the bars या जेल में डाल दिया without any trial and that too for 2 years. Okay, so now we will see that what happened after that basically when Gandhi ji declared hartal on 6th April. Okay, so अब हम देखते हैं कि इसके आगे basically हुआ क्या। Now
रैलीज वर ऑर्गेनाइज, ये जो हड़ताल है और जो सत्याग्रह, इसमें क्या उन्होंने रैलीज ऑर्गेनाइज की सिटीज में। वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए थे, रेलवे वर्कशॉप्स के शॉप्स को बंद कर दिया गया था। जब ब्रिटिश ने ये देखा कि इस तरीके से पीपल आर गेटिंग वेरी वेरी एक्टिव इन सच काइंड ऑफ मूवमेंट्स एंड पीपल आर समवेयर प्रोटेस्टिंग इन लार्ज स्केल, और उसके बाद उनको ये भी लग रहा था कि ये जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है जैसे रेलवेज, टेलीग्राफ जो है, ये भी डिसरप्ट ना कर दे, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है ना। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा कि ये जितने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स है ना, इनको हमें रोकना, बंद करना है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, लोकल लीडर्स जो है उनको पकड़ना शुरू किया। तो लोकल लीडर्स अमृतसर से इन्होंने पकड़े एंड दे वर पुटिंग देम बिहाइंड द बार्स। उसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी को बोला कि यू कैन नॉट एंटर दिल्ली। अब क्या हुआ, 10 अप्रैल को अमृतसर में जो पुलिस है उन्होंने पीसफुल प्रोसेशन, यानी पीसफुली जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, रैलीज कर रहे थे, उनपे क्या किया, फायर कर दिया। ओके, जिसके कारण लोग जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। उन्होंने बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन पर क्या किया, अटैक करना शुरू कर दिया। तो इन रिटेलिएशन ब्रिटिश क्या करेगी, ब्रिटिश भी चुप नहीं रहेगी। ब्रिटिश थॉट कि ये लोग ऐसे समवेयर डिस्टर्ब कर रहे हैं और वापस से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सो ब्रिटिश ने वहां पे लगा दिया मार्शल लॉ। अब मार्शल लॉ क्या होता है, मार्शल लॉ होता है बेसिकली जब जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का वैसे कंट्रोल पुलिस वगैरह के पास होता है, बट नाउ दे सेड कि इसका जो हम अब जो इसका पावर है या कंट्रोल करने का जो इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, वो आ जाएगी मिलिट्री के। अब जब हम बोलते हैं कि मिलिट्री के ऊपर ये पावर आई थी, तो क्या हुआ कि इसका हेड थे जनरल डायर। ओके, हु वाज द हेड, जनरल डायर। नाउ ये जो जनरल डायर थे, इन्होंने लिया कमांड। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड, 13th April, 13th April we know is actually festival of Baisakhi, and Amritsar obviously is area in Punjab where people celebrated in big way. तो अब क्या हुआ, वहां पे जलियांवाला बाग इज अ गार्डन देयर, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। ठीक है, एक जलियांवाला बाग इज अ काइंड ऑफ एनक्लोज्ड ग्राउंड। ठीक है, एक ही मेन एंट्री है उसकी, बहुत बड़ी। तो वहां पे लोग इकट्ठा हुए थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको पता ही नहीं था कि यहाँ मार्शल लॉ लग गया है, और मार्शल लॉ लगने के कारण समवेयर बिकॉज ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, समथिंग दैट इज मे बी थोड़ा जिसके बारे में सोचना चाहिए बिफोर गोइंग टू अ प्लेस। they were many of them came only to celebrate Baisakhi, and there were few who were peacefully protesting again, मतलब बैठे थे। So few people were there who were actually discussing or maybe talking about what are the government's repressive measures, है ना। Now many villagers, as I said, उनको पता ही नहीं था कि ऐसे martial law लगा है, these kind of things. Okay, so now what happened because of this, we will notice that something was done by General Dyer which led to disaster. Okay, now we'll just have a kind of discussion about what happened at that time. So now what did General Dyer do? He entered the area, एग्जिट को ब्लॉक कर दिया उन्होंने, और उन्होंने अपने जो सोल्जर्स थे जो उनके अंडर थे उनको डायरेक्ट ऑर्डर कर दिया कि आप क्या करोगे, ओपन फायर ऑन द क्राउड, जिसके कारण hundreds and hundreds of people died. Many people died, though British gave the record in terms of very less, but actually में many people died. People did not had way out. कुछ जो वहाँ पे उस बाग में, जलियांवाला बाग में जो वेल था उसके अंदर कोई जंप किए, किसी ने कोशिश की वहां से दीवार से कूद के बाहर जाने की, बट whatever happened, many people were died and many injured. ये किया क्यों था जनरल डायर ने? ही थॉट कि अगर मैं ऐसे करूंगा ना तो क्या होगा, लोगों के अंदर एक डर आ जाएगा
कि है ना, if we go against the British then maybe these people will have a very harsh reaction और ऐसा ही कुछ ये करेंगे. So ताकि डर के एक moral order इफेक्ट क्रिएट हो जाए और जो लोग हैं वो और ऐसे मतलब प्रोटेस्ट और मूवमेंट्स करने का सोचे भी ना. बट हुआ क्या? बिल्कुल उल्टा. बिल्कुल उल्टा क्या हुआ? पीपल वर रियली रियली एंग्री कि इतने hundreds of people have died because of this, and then these British without warning or without giving any kind of, you can say, warning, ऐसे उन्होंने शूट कर दिया. एंड जिसमें इनोसेंट लोग थे, बहुत सारे लोग थे जिनको कुछ आइडिया ही नहीं था कि ऐसा क्या हो रहा है. वो बस अपना बैसाखी सेलिब्रेट करने आए थे गार्डन में. वो just they came to enjoy, and there were people from every section somewhere, her age group, and people who were there including men, women, everyone was there. And there were very few, भाई उसमें से ज्यादा कुछ तो ऐसे थे जो सिर्फ घूमने आए थे. So for them it was actually something जो कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है. And then it finally obviously led to killing of so many innocent people, है ना. And that is why angered Indians. तो स्पेशली जो टाउन्स और सिटीज है वहां पे लोग एकदम सड़कों पे आ गए थे, स्ट्राइक कर रहे थे, पुलिस के साथ उनके क्लैशेस हो रहे थे, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स पे अटैक कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे. अब जब वो इतना करे तो ब्रिटिश तो चुप रहने वाले हैं नहीं. द ब्रिटिश ऑल्सो रिस्पॉन्डेड, एंड दैट टू इन वेरी ब्रूटल एंड क्रूअल वे. उन्होंने लोगों को मारा पीटा तो था ही, जिस तरीके से सप्रेस करना चाह रहे थे वो, बट उन्होंने बहुत ह्यूमिलिएट भी किया इंडियंस को, टेरराइज किया, बहुत ह्यूमिलिएट इन टर्म्स ऑफ इंसल्टिंग उनके साथ ट्रीटमेंट की. कैसे? जैसे उनको पकड़ के उनको बोलते थे यू विल हैव टू रब योर नोज ऑन द ग्राउंड, मतलब नाक रगड़ो जमीन पे, स्ट्रीट पे क्रॉल करो, जितने भी इंग्लिश लोग हैं उनको सलाम करो. People were actually now in very bad condition. They started moving here and there, and then ये लोग villages पे they were even bombing the British. So seeing the condition कि ऐसे इतना violence हो रहा है and Indians are also suffering a lot, तो जिसके कारण क्या हुआ कि we will notice that so much of violence was there. So Gandhi ji then finally called off this movement. He said that obviously this much violence is not allowed in satyagraha or movement of this sort. So he finally called off this movement. So ये जो movement है वैसे तो बहुत widespread था, but एक इसकी ये limitation थी कि it was just restricted or limited only to cities and towns. Now गांधी जी थॉट कि हमें एक और मास मूवमेंट ऑर्गेनाइज करना है जो और बड़ा हो, जिसमें हर सेक्शन, विलेज, सिटी सब लोग इन्वॉल्व हो. एक नेशनलिस्ट स्ट्रगल, एक मास स्ट्रगल जैसे ब्रॉड हम बोलेंगे ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इंडिया में लॉन्च करने की जरूरत है अगेंस्ट whatever is being done to Indians by the British. And if we have such kind of mass movement तभी कुछ change होगा. Okay, and things will become more improved and better. So about these movements, basically about the non-cooperation movements and कैसे उसमें खिलाफत movement add हुआ है और फिर फाइनली क्या कैसे कैसे ये मूवमेंट आगे कंटिन्यू हुआ, क्या किस तरीके से हुआ, किस सेक्शन में कितना पार्ट लिया, that is what we will be doing in our next class. So this is it for today. If you have any doubt relating to the chapter, you are welcome to ask the question and we'll solve it in the class. Okay, but just give this portion a reading. जितना हमने आज portion पढ़ा है उसको you have to definitely give it a reading from your book, so that if you have any doubt you can come up with your doubt and then we'll solve the problems. Okay, so now meet you all in the next class.